कहानी का ये 11वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। जयपुर में वेदांत एक नया धमाका करने की तैयारी कर रहा था और इधर मुंबई में सलोनी स्कूल से लौट रही थी कि रास्ते में ही उसे अरुण गुजरता मिला। उसे देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गई। अरुण की भी वही हालत थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। सलोनी उसे देखकर हैरान रह गई कि वो बिना उससे कुछ कहे आगे बढ़ गया। जाने क्यों सलोनी को आज उसकी खामोशी पहली दफा इतनी खटकी थी। वो दौड़कर उसके पीछे गई और आवाज लगाते हुए बोली, अरुण रुको। अरुण उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। सलोनी भागकर उसके आगे आते हुए बोली, आवाज दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे थे? तेरी आवाज सुनकर ही रुका था, अरुण ने उसे जवाब दिया। तो सलोनी हाफते हुए बोली, हाँ लेकिन ना तो मुड़े और ना ही मेरी आवाज सुनने के बाद भी मेरे पास आए। मैं सिर्फ तेरी एक आवाज पर रुक सकता हूँ, लेकिन कुछ फासले तो तुझे खुद ही तय करने पड़ेंगे। अरुण ने उसे एक टक देखते हुए कहा, लेकिन सलोनी उसकी बात का मतलब नहीं समझ सकी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? सलोनी ने असहज होकर पूछा। तो अरुण व्यंग से हंसते हुए बोला, जाने दे, तू नहीं समझेगी। ये बता क्यों रोका मुझे? सलोनी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। अरुण को रोकने का कोई उद्देश्य नहीं था उसके पास। वो तो बस उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो वो इधर उधर देखते हुए बोली, बस तुम्हारी तबीयत पूछनी थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिंदा नहीं दिख रहा क्या तुझे? अरुण ने हंसते हुए पूछा। तो सलोनी बोली, तुम्हारी तो फिक्र करना भी बेकार है। तो क्यों मेरी फिक्र करने लगी? कौन सी मेरी घरवाली लगती है? अरुण ने तीखी जुबान से पूछा। तो सलोनी को उसकी बात चुभ गई। वो उसे घूरते हुए बोली, हाँ तुम्हारी घरवाली ही तो आज तक फिक्र करती आई है ना तुम्हारी। अपने आगे पीछे है ही कौन जो फिक्र करेगा? और ना ही अभिजीत जैसी चमकदार किस्मत है जो दो नसीब में बिना मांगे आ जाए। अरुण की आवाज में दर्द झलक उठा। तो सलोनी उसे एक टक देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? कितनी जालिम है ना तू, ये भी मेरे मुंह से ही सुनेगी। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। सलोनी उसकी बातों से बुरी तरह चिढ़ गई। तो अरुण मुस्कुराते हुए बोला, तेरा रिश्ता पक्का कराया है तेरा बड़ा भाई अभिजीत के साथ क्या? सलोनी पूरी तरह चौंक गई। तो अरुण हंसते हुए बोला, बन तो ऐसे रही है जैसे कुछ जानती नहीं। लेकिन सलोनी तो अलग ही दुनिया में जा चुकी थी। अभिजीत उसके दिल में, उसकी धड़कन में बसा हुआ था। लेकिन अचानक से उसकी मांगी हुई मुराद कबूल होने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा बिहेव करना चाहिए। और मेरी किस्मत तो देख, तेरी शादी की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी है। अब तेरी शादी उस अभिजीत के साथ सिर्फ देखूंगा ही नहीं बल्कि करवाऊंगा भी। अरुण ने बोला। तो उसकी आवाज भर्रा गई। जाने कैसे अपने आंसुओं को रोका था उसने। अरुण, सलोनी के पास अरुण से कहने को कुछ भी नहीं था। शायद वो उसके मन की भावनाओं को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। प्यार उसका हमेशा से अभिजीत था और अरुण के प्रति बस एक हमदर्दी जो वो चाहकर भी बदल नहीं सकती थी। खुश रहना। ये बोलते हुए अरुण ने उससे मुंह मोड़ लिया। शायद इससे ज्यादा वो खुद भी सहन नहीं कर सकता था और सलोनी वो बस अपनी सोच में ही डूबी रह गई। देर रात तक वो अभिजीत के इंतजार में बैठी रही। अभिजीत भी बहुत देर से घर लौटा, लेकिन तुरंत ही उसकी नजर सामने गई जहां सलोनी अकेली बैठी हुई थी। तू इतनी रात गए घर के बाहर क्या कर रही है? अभिजीत उसे देखकर चौंक गया, लेकिन वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, क्या करती? तुमसे बात करनी थी। और अपने जैसे लोगों को तुम्हारा टाइम अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही मिलता है ना, इसलिए सोचा कि बाहर बैठकर ही तुम्हारा इंतजार कर लेती हूँ। अभिजीत ने उसे गौर से देखा। वो अजीब सी उलझन में दिखाई पड़ रही थी। कल बात करें? अभिजीत ने पूछा। तो वो बोली, बेशक, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर लूंगी, लेकिन ये तुम्हारा कल किस दिन आएगा ये जरूर बता देना। सलोनी मुस्कुराकर घर की ओर मुड़ी। तो अभिजीत ने उसे आवाज दी, रुक। सलोनी मुड़ी तो अभिजीत बोला, चाय पिएगी? बस हुक्म करो। सलोनी उसकी बात सुनकर खिल उठी। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, चाय बनाकर छत पर मिल। बोलते हुए अभिजीत घर के अंदर चला गया और सलोनी के चेहरे पर भी चमक आ गई।
कुछ देर के बाद हाथ में चाय का कप पकड़े अभिजीत और सलोनी सलोनी के घर की छत पर खड़े थे। वो दोनों आसमान को देखकर एक बार फिर से सुकून महसूस कर रहे थे। बहुत काम है ना इन दिनों तुम्हें? सलोनी ने पूछा तो अभिजीत बोला, बस काम ही काम है। देखा मैंने न्यूज़ में वो मॉडल, क्या नाम है? सलोनी याद करते हुए बोली तो अभिजीत तुरंत बोला, शनाया। सलोनी मुस्कुराकर बोली, हाँ वही, उसी के पीछे इतने दिनों से पड़े थे ना तुम, और अब वही सुर्खियों में है। सुर्खियां शुरू उससे हुई है लेकिन खत्म किसी और पर होंगी। अभिजीत अपनी सोच में खोया था। सलोनी ने भी हामी भरी। चाय अच्छी बनी है, सारी थकान उतर गई। अभिजीत बोला तो सलोनी मुस्कुरा दी। तुम कुछ कहने वाली थी? अभिजीत ने चाय पीते हुए पूछा तो सलोनी बोली, मुझे नहीं मालूम कि काकी ने तुमसे कुछ कहा है या नहीं, लेकिन बात क्या है? सलोनी को इस तरह अटकते देखकर अभिजीत ने उसे गौर से देखते हुए पूछा तो सलोनी बोली, सार्थक भाई काकी के पास मेरा रिश्ता लेकर गए थे, तुम्हारी और मेरी शादी के लिए। कब? अभिजीत चौंक गया। शायद 2 दिन पहले, सलोनी बोली। मुझसे माँ ने क्यों कुछ नहीं कहा? अभिजीत अब परेशान हो उठा तो सलोनी बोली, शायद उन्हें भी मेरी तरह तुम्हारा वक्त नहीं मिल पाया होगा इन दिनों। उसकी बात ने अभिजीत को निशब्द कर दिया। वो भी याद करने लगा कि जाने आखिरी बार कब वो माँ के साथ ठीक से बैठा भी था। तू तू तो बता सकती थी। अभिजीत ने उसे देखते हुए पूछा तो सलोनी फिर से मुस्कुराकर बोली, तो और क्या कर रही हूँ इतनी देर से मैं? अभिजीत निढाल सा वहीं बैठ गया तो सलोनी भी उसके पास बैठते हुए बोली, मैं तुम्हें बुलाकर यह खुशखबरी नहीं देना चाहती थी। अभिजीत ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो वो बोली, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए एकदम सदमे की तरह है। आज तक मेरी भावनाओं को तो तुम जानते थे, लेकिन इस तरह अचानक से ये सब होना किसी के लिए भी सदमे से भरा ही होगा। सलोनी में अभिजीत कुछ बोलने को हुआ तो सलोनी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, "श्श, पहले पूरी बात तो सुन लो।" अभिजीत ने उसकी ओर देखा तो वो बोली, मैं अच्छे से समझती हूँ तुम्हें, और मैंने तुम्हें यही बोलने के लिए बुलाया है कि सार्थक भाई मुझे बिना बताए ही काकी से बात करने चले गए, और इस बारे में मुझे खुद आज ही पता चला है। अगर पहले से पता होता तो शायद मैं उन्हें कभी जाने भी नहीं देती। उसकी बात सुनकर अभिजीत स्तब्ध सा उसे देखने लगा, लेकिन वो अब भी मुस्कुरा रही थी। वो आगे बोली, मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ ये तो सारी दुनिया ही जानती है, लेकिन फिर भी सलोनी इतनी खुदगर्ज नहीं कि किसी मुसीबत की तरह तुम्हारे गले पड़ जाए। पर तू खुद भी तो यही चाहती है ना? इस बार अभिजीत ने एक टक उसे देखते हुए पूछा तो सलोनी बोली, ऐसे तो सलोनी चांद भी चाहती है, तो क्या उसे मिल जाएगा? अभिजीत अब भी उसे देखता रहा और वो जोर का ठहाका मारकर हंस पड़ी। वो बोली, मैं चाहती जरूर हूँ तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना, लेकिन पूरे हक से। जिस दिन तुम खुशी खुशी मुझे अपनाने के लिए हामी भरोगे, उस दिन खुशी से तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी, वरना? अभिजीत ने पूछा, वरना? सलोनी उदास स्वर में बोली, वरना तू भी उन खूबसूरत अधूरी ख्वाहिशों की तरह हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगा, उस चांद की तरह। बोलते हुए सलोनी ने ऊपर आसमान में उंगली उठाई, लेकिन अभिजीत एक टक उसे देखता रहा। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता, लेकिन इस वक्त सलोनी की आंखों में उसे दिखाने के लिए नकली खुशी और हंसी को वो बखूबी पहचान सकता था। बचपन से साथ रही थी वो, और वो भी उसकी हर भावना को समझ सकता था। एक साथी के तौर पर ना सही, लेकिन एक बचपन के दोस्त के तौर पर जरूर। तुझे पता है तू पागल है? अभिजीत ने मुस्कुराकर कहा तो सलोनी भी हंसते हुए बोली, हाँ तुम्हारे लिए। अभिजीत भी सिर हिलाकर हंसते हुए बोला, एक अकड़ू और सनकी के लिए? मेरे अभिजीत को कुछ नहीं बोलने का। सलोनी ने उसे धमकाया तो अभिजीत हंस पड़ा और जाने को उठ खड़ा हुआ। सलोनी पीछे से बोली, सुनो, तुम बिंदास इनकार कर देना, पक्का बुरा नहीं लगेगा तुझे? अभिजीत ने पीछे मुड़ते हुए पूछा तो सलोनी मुस्कुराकर बोली, ना, ठीक है, फिर कुछ दिन और इस कवरेज में बिजी रहने वाला हूँ, फिर आराम से बैठा कर मना कर दूंगा सार्थक को। अभिजीत हंसते हुए बोला तो सलोनी भी हंसकर बोली, खाली पी की बैठा कर,
अरे थोड़ा चाय पानी भी पिला देना, उसको थोड़ा कम बुरा लगेगा। अभिजीत उसे देखकर हंसते हुए सिर हिलाकर चला गया और सलोनी जो अब तक हंस रही थी वो अचानक से मुंह पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। अचानक से आसमान में बिजली की कड़क के साथ बरसात शुरू हो गई। शायद उसके आंसू को बरसात ने अपना सहारा दे दिया था और वो उस बरसात की आड़ में खुलकर रो दी। शायद उसकी मोहब्बत का यही अंजाम होना लिखा है। अगले दिन सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स के सामने बैठी शनाया उनके सवालों के जवाब दे रही थी। शनाया, वायरल हो रही इस तस्वीरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? शनाया बोली, अभी मेरे कहने की जगह बाकी है। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने सवाल पूछा। लेकिन संजीव चतुर्वेदी ने आपके सारे इल्जामों को बेबुनियाद बताया है। शनाया ने जवाब दिया, चोर कब कहता है कि चोरी मैंने की है? खूनी कब मानता है कि कत्ल उसी ने किया है? और वैसे ही संजीव चतुर्वेदी है। आगे क्या कहूँ, वैसे भी तस्वीरों पर उन्होंने अब तक कोई बयान दिया ही कहाँ है? रिपोर्टर ने पूछा, आपने इतने वक्त तक इस बात को क्यों छुपाया और क्यों आप सबसे छुप कर रही? शनाया बोली, दुनिया में दो ही लोग ताकतवर हैं, जिनके पास पैसा है और जिनके पास पद है। अफसोस मेरे पास दोनों में से कुछ नहीं। डरा धमका कर मुझे गायब होने पर मजबूर कर दिया गया और मैं भी उसी डर के साए में जीती रही। रिपोर्टर ने पूछा, अब डर नहीं लग रहा? शनाया बोली, मौत से सामना होने के बाद मौत का खौफ भी खत्म हो गया। किसी ने हिम्मत दे दी कि जब मरना ही है तो कम से कम अपनी मौत की वजह तो जग जाहिर कर दूं, वरना उसी दिन मेरी सुसाइड से खबरों से आग का चैनल तो चल पड़ता, लेकिन मेरी मौत भी एक रहस्य बनकर रह जाती। जैसे पहले ही कई मौत अनसुलझी पहेली बनकर टाइम टू टाइम आपके न्यूज़ चैनल पर सुर्खियां बटोरती हैं। रिपोर्टर ने पूछा, किसने हिम्मत दी आपको कि आपने अब सीधे संजीव चतुर्वेदी से टक्कर ले ली? शनाया मुस्कुराकर बोली, एक दोस्त ने। रिपोर्टर ने पूछा, क्या वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा है? क्या उन्हें भी खौफ है इसलिए वो सामने नहीं आ रहे? शनाया ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैंने सभी जरूरी सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। रिपोर्टर्स ने कहा, एक आखिरी सवाल। संजीव चतुर्वेदी के पास पैसा और पावर बेशुमार है और उनके तार कई बड़ी जगहों पर जुड़े हैं। इस बात का जिक्र करके क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपको आगे भी उनसे कोई खतरा हो सकता है? शनाया बोली, कुत्ता जब पागल होता है तो काटने ही तोड़ता है। रिपोर्टर ने पूछा, तो क्या आप अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की मदद लेंगी? शनाया ने जवाब दिया, ऐसे लोग सलाहों के पीछे चले जाए तो विक्टिम को चुपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस प्रोटेक्शन उनके पास है और हम। बोलते हुए वो मुस्कुरा दी तो रिपोर्टर्स बोले, कई लोग आपके समर्थन में हैं और कई आरोप लगा रहे हैं कि आप इंडस्ट्री में नाम और पब्लिसिटी के लिए उनका नाम खराब करना चाहती हैं। शनाया बोली, मैसेज मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किसने किसको ब्लैकमेल किया है और फिर इस इंडस्ट्री से अब दिल भर चुका है मेरा। बोलते हुए उसका गला भर आया। रिपोर्टर्स ने मंजीत से पूछा, मंजीत सर, क्या आप भी संजीव चतुर्वेदी के किसी वजह से विक्टिम बने हैं? मंजीत ने जवाब दिया, वजह अलग है लेकिन आदमी की फितरत वही रहती है और ऐसा उनके अकेले के साथ नहीं है। रिपोर्टर ने आगे पूछा, मतलब क्या संजीव चतुर्वेदी की तरह और भी लोग अब भी इंडस्ट्री में खुलकर कास्टिंग काउच या फिर भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मंजीत बोला, सभी नहीं, वरना मैं इंडस्ट्री में अब तक नहीं होता। लेकिन हाँ, गंदी मछली चाहे एक ही क्यों ना हो सारे तालाब को गंदा कर ही देती है। रिपोर्टर्स ने कहा, सर एक और सवाल। मंजीत बोला, अब मुझे लगता है कि कुछ सवाल आपको उनके लिए भी छोड़ देने चाहिए जिनके बारे में ये मुद्दा जोर पकड़ चुका है। मंजीत शनाया को लेकर अंदर चला गया और रिपोर्टर्स अपने अपने चैनल को आगे न्यूज़ देने लगे। तो देखा आपने कि शनाया को पूरी तरह होश आ चुका है और किस तरह उन्होंने अपने साथ हुई ज्यादतियां बताई हैं। संजीव चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर फिलहाल के लिए मौन साध लिया है और वो पिछले 3 दिन से अपने घर से भी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन उन्हें इन सवालों का जवाब देना ही होगा और ये खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा हमारा न्यूज़ चैनल। तब तक के लिए देखते रहिए ताज़ा खबर। मैं मौनी कैमरामैन सुभाष के साथ, धन्यवाद। इधर अभिजीत अपने बॉस के सामने था। फैंटास्टिक अभिजीत,
तुम्हारे इस कवरेज ने ना सिर्फ हमारे न्यूज़ चैनल बल्कि पूरी न्यूज़ मीडिया में खलबली मचा कर रख दी है। सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा धमाल मच गया है। कहाँ तो तुम शनाया के इंटरव्यू पर अटके थे और देखो कहाँ अब संजीव चतुर्वेदी जैसे बड़े नाम को मीडिया में जगह मिल गई। बॉस न्यूज़ टेलीकास्ट देखते हुए बोला। अभिजीत ने न्यूज़ देखते हुए कहा, ये बड़ा नाम भी शनाया की वजह से ही सामने आया है। और अगर आपको याद हो तो वो लगभग सुसाइड कर ही चुकी थी। उसके मरने की खबर आपको इतनी सनसनी नहीं दे सकती थी। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मुझे तो पहले से मालूम था कि सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। बॉस ने फिर अभिजीत को मक्खन लगाया तो अभिजीत सर हिलाकर उठते हुए बोला, रहने दीजिए। तुम कहाँ चले? बॉस ने पूछा। शनाया की सेफ्टी का इंतजाम करने, अभिजीत ने कहा। मतलब? बॉस ने बहुत सिकोड़ी तो अभिजीत बोला, इतनी बड़ी खबर के बाद आप जानते हैं कि संजीव चतुर्वेदी कितना बौखला चुका होगा। जब शनाया उसके नाम पर मरने जा रही थी तो क्या वो उसे चैन से जीने देगा, कम से कम जब तक अंदर ना हो जाए। तो क्या सोच रहे हो तुम? बॉस ने पड़ताल की। कुछ तो सोच रहा हूँ लेकिन क्या उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, अभिजीत ने कहा और वहां से निकल गया। सलोनी स्कूल से लौट रही थी कि थोड़ी दूरी पर उसे अरुण दिखाई दिया। शायद चाचा की दुकान से लौट रहा था। दोनों की आंखें मिली तो दोनों के कदम ही ठहर गए। सलोनी आज रोज से अलग दिखाई पड़ रही थी। आंखों की चमक कहीं गुम थी तो वहीं अरुण की भी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। सलोनी को देखकर अब उसके मन में कोई आस बाकी नहीं रह गई थी। आज जो सलोनी सामने थी वो किसी और की अमानत थी, इसलिए उसने खुद को मजबूत किया और उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन एक बार फिर से सलोनी की आवाज ने उसके पैरों में बेड़ी डालने का काम किया। घर ही जा रहे हो? सलोनी ने पहल करते हुए पूछा तो अरुण ने हामी भरते हुए बस अपनी गर्दन हिला दी। साथ चल सकते हैं? सलोनी ने पूछा तो एक पल के लिए वो उसे हैरानी से देखने लगा, लेकिन सलोनी के चेहरे पर भाव नहीं समझ पाने के कारण वो बोला, आज अचानक से मेरे साथ चलने का कैसे दिल कर गया तेरा? और रास्ता तो एक है, सलोनी ने कहा। मंजिल तो अलग है ना, अरुण ने जवाब दिया। देखा जाए तो इतनी भी अलग नहीं है, पास ही है। और उसने सलोनी की आंखों में झांकते हुए पूछा। कभी कभी बिना मंजिल की फिक्र करते हुए सफर पर चलना भी अच्छा हो सकता है, सलोनी ने जवाब दिया तो अरुण उसे बस एकटक देखते रहा और देखते ही देखते उसने रास्ते की ओर हाथ बढ़ा दिया। सलोनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अरुण भी उसके साथ साथ चलने लगा। दोनों चल रहे थे लेकिन दोनों ही खामोश थे। कुछ देर चलने के बाद सलोनी अचानक बोल पड़ी, मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ। चलते चलते अरुण के कदम थम गए और उसने अविश्वास से सलोनी को देखा, लेकिन बदले में सलोनी बोली, यकीन कर लो सच है। अभिजीत ने इनकार कर दिया। अरुण अपने कानों से सुनी हुई बात को पुख्ता करने के उद्देश्य से पूछने लगा तो वो बोली, अभी तक नहीं किया लेकिन कर देगा। कहा उसने? अरुण ने पूछा तो सलोनी मुस्कुराई और बोली, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ खुद भी समझी जाती है। और अभिजीत के लिए मेरा प्यार दुनिया को पता है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए क्या है ये भी किसी से छुपा तो नहीं है ना। तो फिर ये रिश्ते की बात? सार्थक भाई अपने मन से रिश्ता ले गए थे काकी के पास और अभिजीत को तो कोई खबर ही नहीं थी इसकी। सलोनी बोलते हुए मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान ना जाने क्यों अरुण को अच्छी नहीं लगी थी। पहली बार वो उसे एकटक देखते हुए बोला, तू ठीक नहीं है ना? सलोनी मुस्कुरा दी और उसकी ओर देखते हुए बोली, पहली बार तेरी जगह खड़ी हूँ, आज तेरा दर्द महसूस कर पा रही हूँ, पर मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम मेरी जगह खड़ी हो। अरुण ने कहा तो सलोनी भी गंभीरता से उसे देखने लगी। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुझ पर दुख की कभी परछाई भी पड़े, अरुण ने कहा तो सलोनी बोली, बहुत मुश्किल होता है ना। होता तो है, लेकिन जब अपने प्यार की खुशी देखो तो कहीं ना कहीं ये दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत मिल जाती है, अरुण ने कहा। लेकिन फिर भी एक बात मुझे समझ आ गई, सलोनी ने कहा तो अरुण ने पूछा, क्या? यही कि ये प्यार बहुत अजीब है। ये जानते हुए कि अभिजीत मुझसे प्यार नहीं करता फिर भी दिल उसी के लिए धड़क रहा है, और ये जानते हुए भी कि तुम
बोलते हुए वो खामोश हो गई और गहरी सांस लेकर बोली, फिर भी शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मत कर। अरुण ने तुरंत ही उसे उसका जवाब दिया और सलोनी हैरानी से उसे देखने लगी, जबकि अरुण बोला, तुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं जिसमें तुझे दुख हो। खुशी भी तो नहीं होती, हर चीज वक्त लेती है। अरुण ने उसे प्यार से कहा तो सलोनी बोली, मतलब? अरुण बोला, दोस्ती से शुरू करें। क्या पता मेरा प्यार और तेरी दोस्ती की मंजिल कभी किसी मोड़ पर मिल जाए। और सलोनी ने असमंजस से पूछा, और अभी अभी तो किसी ने कहा कि कभी कभी सफर भी बहुत अच्छा हो सकता है, बजाय मंजिल की फिक्र करें। सलोनी कुछ देर उसे देखती रही तो अरुण फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, दोस्ती की शुरुआत पर चाय पिएगी? पर घर तो आ गया। सलोनी ने कहा तो अरुण ने कुछ पल घर को देखते हुए कहा, मैं छोड़ आऊंगा। मैं डरती नहीं हूँ किसी से कि तुम्हें दोबारा घर छोड़ने आना पड़े। अरुण बोला, फिर भी छोड़ने आऊंगा। सलोनी ने पूछा, और वो किस लिए? अरुण उसे गहरी नजर से देखकर बोला, क्योंकि तेरी राहों से ही मेरी राहें गुजरती हैं। क्या? सलोनी की आंखें एक बार आश्चर्य से भर उठी तो अरुण मुस्कुराकर बोला, ज्यादा मत सोच। तेरे घर के आगे ही मेरा घर है तो जाना तो उधर से पड़ेगा ना। सलोनी उसे देखकर सिर हिलाते हुए बोली, पूरे पागल हो तुम। अरुण बोला, तो चले चाय पीने? कुछ पल सोचने के बाद सलोनी बोली, मैं मना करूंगी तो तुम मान जाओगे क्या? कुछ पल सोचने के बाद अरुण बोला, नहीं। उसके जवाब पर सलोनी मुस्कुरा उठी और बोली, चलो। कुछ देर बाद दोनों ही मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे और दोनों को साथ देखकर सबसे ज्यादा खुशी चाचा को हो रही थी। सुबह सुबह अभिजीत अपने दो जोड़ी कपड़े एक बैग में डाल चुका था, साथ ही जरूरत का कुछ सामान भी वो उसमें रखता जा रहा था। मालती जी, जो काफी देर से उसकी उथल पुथल देख रही थी, वो बोल उठी, अब कहाँ जाने की तैयारी में है? काम है माँ, बहुत जरूरी। अभिजीत बोला तो मालती जी उसे गौर से देखते हुए बोली, वो कब नहीं रहता, पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है माँ। अभिजीत ने कहा तो मालती जी उसे एकटक देखते हुए बोली, जाना कहाँ है? जयपुर। जैसे ही अभिजीत ने कहा तो मालती जी की सांसें थमने को हो गई और उन्हें बस सरिता जी के शब्द सुनाई देने लगे। आज सिया के साथ एक लड़के को देखा, हूबहू अभिजीत जैसा। पहले मुझे लगा वो अभिजीत ही है, लेकिन फिर जब उससे बात की तो मालूम चला कि वो कोई और था। लेकिन मैंने इतनी ज्यादा किसी की आज तक शक्ल मिलते नहीं देखा दीदी। जुड़वा बच्चों की भी नहीं, लगा जैसे एक कहीं अक्सो दूसरा। वो घबरा कर अभिजीत से बोली, जयपुर में तुझे क्या काम है माँ, ऑफिस की तरफ से जाना है, बहुत जरूरी काम है। अभिजीत ने उन्हें टालने की कोशिश की तो वो घबरा कर बोली, किसी और को नहीं भेज सकते क्या? जरूरी है तेरा जाना? उन्हें इस तरह घबराते देखकर अभिजीत हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, आपको क्या हुआ माँ? नहीं, कुछ नहीं। मालती जी अपने आप को संयत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी पसीने की बूंदें उनके माथे पर छलक उठी थी। अभिजीत उन्हें गौर से देखते हुए उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें पास रखी कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, क्या हुआ आपको? अचानक से इतना घबरा क्यों रही है? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? बोलते हुए वो यहाँ वहाँ देखने लगी। फिर ये पसीना कैसा? बोलते हुए अभिजीत ने उनके माथे पर हाथ फिराया और प्यार से उन्हें देखने लगा। मालती जी भी घबरा कर अपना पसीना पोंछते हुए बोली, वो पता नहीं गर्मी होगी। मेरा इस तरह जाना पहली बार तो है नहीं, अक्सर मेरा जाना आना लगा रहता है, फिर आज अचानक से क्यों इतना घबरा रही है? अभिजीत ने उनसे पूछा तो उसका हाथ थाम कर बोली, जाने क्यों, डर लग रहा है। डर? और आपको? आप पक्का मेरी ही माँ है ना? आज से पहले डर आपसे डरता था। बोलते हुए अभिजीत हंसने लगा तो उन्होंने उससे नाराजगी में अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन अभिजीत ने उनका हाथ अच्छे से पकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये बताइए किस बात का डर लग रहा है आपको? पता नहीं। बोलते हुए उन्होंने अपनी नजरें फेर ली तो अभिजीत ने अपने हाथ से उनका चेहरा अपनी ओर किया और उनकी नम आंखें देखकर बोला, ऐसा क्या डर है आपको माँ, जो आप इतनी कमजोर पड़ रही हैं? तू जानता है, तेरे बाबा के जाने के बाद मेरे पास एक तो ही मेरे जीने का सहारा है। उन्होंने नम आंखों और भर्राई आवाज में कहा तो अभिजीत ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, जानता हूँ,
मालती जी रोते हुए बोली, तुझे किसी हालत में खो नहीं सकती अभिजीत। जाने कैसे उनका डर उनकी जुबान तक चलाया। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। अभिजीत ने उन्हें आश्वस्त किया। उसे कहीं न कहीं यह महसूस हो रहा था कि शनाया से जुड़े हुए केस में इस वक्त उसका हाथ होना उन्हें चिंता में डाल रहा है, जबकि उनकी चिंता का कारण तो उसे दूर दूर तक पता ही नहीं था। सच बोल रहा है ना? मालती जी ने बड़ी आस से पूछा तो वो बोला, माँ मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके पास ही रुक जाता, लेकिन मालती जी ने असमंजस से पूछा, लेकिन तो अभिजीत बोला, किसी की जिंदगी का सवाल है माँ, मुझे उसके लिए जाना ही होगा। मालती जी ने पूछा, वापस कब आएगा? तो अभिजीत ने जवाब दिया, 2 दिन के बाद। मालती जी बोली, पक्का आ जाएगा ना? अभिजीत बोला, आपकी कसम 2 दिन में आपका अभिजीत आपके पास होगा। मालती जी रुआंसे स्वर में बोली, तुझे अब बांधना जरूरी हो गया है अब। अभिजीत बोला, खूंटी से? नहीं, जिम्मेदारियों की बेड़ियों से। वो मुस्कुराकर बोली तो अभिजीत उन्हें एकटक देखने लगा। क्या हुआ? उन्होंने उसे खुद की ओर देखते पाकर पूछा तो वो बोला, आपने बताया नहीं कि सार्थक घर पर आया था। उसकी बात सुनकर मालती जी हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, तुझे कैसे? अभिजीत बोला, जरूरी ये है कि आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मालती जी बोली, तू पिछले दिनों घर ही कब आता था? मेरे सोने के बाद आना और उठने से पहले चले जाना। खाना खाने भी आता था तो इतनी जल्दी में रहता और ज्यादातर वक्त भी फोन कान से लगा रहता। वक्त था ही कब तेरे पास? सबकी मुझसे नाराजगी है। अभिजीत मुस्कुराया तो मालती जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नाराज नहीं हूं मैं। समझती हूँ तेरा काम जरूरी है, लेकिन अब घर परिवार की जिम्मेदारी भी जरूरी है। अभिजीत बोला, लगता है आप भी पक्की प्लानिंग करके बैठी हुई है। अभिजीत ने उनका हाथ प्यार से थाम कर बोला तो वो भी मुस्कुराकर बोली, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेगी तेरी माँ। जानता हूँ, वो हंसते हुए बोला तो मालती जी उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, इसी का तो फायदा उठाता है। अभिजीत बोला, अब इतना लाड करने वाली माँ हो तो बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। मालती जी बोली, कौन कहता है लाड किया मैंने तो खूब पिटाई की है बचपन से तेरी। अभिजीत बोला, फिर भी ये हालत है, आपकी मेहनत किसी काम नहीं आई। अभिजीत ने उनका मजाक उड़ाया तो वो उसका कान मरोड़ते हुए बोली, शर्म तो आती नहीं तुझे जरा भी? अपनी बूढ़ी माँ को परेशान करता है। अभिजीत प्यार से बोला, आपको नहीं तो किसे परेशान करूंगा? मालती जी बोली, अपनी बीवी को। अब बस तू लौट आ, फिर तेरी एक नहीं सुननी मैंने। अभिजीत मुस्कुरा कर उठ गया और अपना बैग फिर से व्यवस्थित करते हुए बोला, मत सुनना। मालती जी उसे आश्चर्य से देखने लगी और बोली, क्या बोला तूने? अभिजीत ने भी उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा और बोला, वापस आ जाने तो कोठी तैयार रख लेना तब तक। और बैग की चेन लगाते हुए उसे कंधे पर डालने लगा। मालती जी उसे आश्चर्य से अब तक देख रही थी तो अभिजीत बोला, सलोनी को बोल दिया है रात को आ जाएगी तुम्हारे पास सोने दोनों दिन। तू सच में? मालती जी अब भी आश्चर्य में थी, लेकिन अभिजीत मुस्कुराकर बोला, अब इसके लिए भी कसम खाऊं क्या? तू तू सोच ले अच्छे से। मालती जी ने कहा तो अभिजीत बोला, सोच लिया माँ, आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। और उनके गले लग गया। मालती जी भावुक होकर पपक पड़ी और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। कुछ देर में अभिजीत घर से बाहर निकला तो सलोनी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं सलोनी अपने दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए बाहर आई और बोली, हो गई तुम्हारी तैयारी? काकी की फिक्र मत करना, मैं ध्यान रख लूंगी। तू है तो माँ की फिक्र मुझे वैसे भी नहीं है। बोलते हुए अभिजीत मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अपना भी ध्यान रखना माँ के साथ साथ। सलोनी उसे हैरानी से देख रही थी। उसे अभिजीत का व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अभिजीत की माँ की ओर देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिजीत उनके पैर छूकर निकल गया तो सलोनी उनसे बोली, ये अभिजीत क्या खाकर निकला है घर से? क्यों? उन्होंने पूछा तो सलोनी बोली, इसके मुंह से शहद कैसे टपकने लगा? अब बहुत कुछ बदलने वाला है। बोलते हुए मालती जी मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। सलोनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी अरुण वहां आते हुए बोला, सलोनी सुन।
लेकिन मालती जी को पास खड़ा देखकर उसके कदम थम गए। काकी, तुम सुबह सुबह बाहर हो? अभिजीत इतनी जल्दी गया क्या? अरुण ने उनसे पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं रे, अभिजीत तो शहर से बाहर गया है काम से। तो तुम अकेली हो? अरुण ने चिंता से पूछा तो मालती जी सलोनी को देखकर मुस्कुराई और बोली, अकेली कहाँ हूँ, ये तो है सही मेरे साथ। अरुण ने सलोनी की ओर देखा तो वो बोली, अभिजीत काकी के पास रुकने का बोल गया है दो दिन। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना काकी, अरुण ने उनसे प्रेम से कहा और उन्होंने उस पर भी प्यार से लाड जताते हुए कहा, तुम सब हो तो लगता ही नहीं कि अभिजीत की कमी लगेगी। सलोनी मुस्कुरा दी, लेकिन आज उनकी मुस्कान और सलोनी को देखने का तरीका अरुण को आशंकित कर रहा था। अभिजीत हॉस्पिटल पहुंचा। वहां शनाया के डिस्चार्ज पेपर पूरी तरह तैयार हो चुके थे। डॉक्टर के पास अभिजीत और मंजीत मौजूद थे। डॉक्टर साहब अभिजीत को हिदायत दे रहे थे, देखो अभिजीत, यहाँ पर तो ज्यादातर वक्त वो सेडेटिव्स के असर में रहती थी, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन अब भी वैसी ही है। अकेलेपन में शायद फिर से उसकी उसी हालत में जाने की संभावना रहेगी, इसलिए अब उसे ज्यादा ख्याल की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ। अभिजीत ने उन्हें आश्वस्त किया तो मंजीत दोनों को देखते हुए बोला, मैं शनाया के आगे की ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी अभिजीत पर नहीं डाल सकता। अभिजीत बोला, आप उसका ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि आप सबसे ज्यादा नजर में हैं और ऐसी हालत में जरा सी भी चूक शनाया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अभिजीत ने कहा तो मंजीत उसे गुस्से से देखने लगा और बोला, तो तुम चाहते हो कि तुम जैसे अनजान रिपोर्टर के भरोसे मैं उसे आगे के लिए छोड़ दूं? अभिजीत बोला, इस अनजान रिपोर्टर की वजह से ही आज शनाया आपके सामने जिंदा खड़ी है और आप भी यहाँ उसके पास है। अभिजीत ने कहा तो मनजीत गुस्से में बोला, अपनी अकड़ अपनी जेब में रखो अभिजीत, अब तक तुम्हारी सुनी इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी हर कड़ी तुम्हारी सुननी पड़ेगी। अभिजीत ने जवाब दिया, आप इसे अकड़ समझिए या फिर निवेदन, लेकिन शनाया को सबसे ज्यादा खतरा इस शहर में है। खास तौर पर उसे बाहरी खतरे के साथ साथ उसकी खराब मानसिक स्थिति से भी खतरा है। संजीव चतुर्वेदी तो वैसे भी अब चुप नहीं बैठने वाला, लेकिन अगर अपने गुस्से और अवसाद में दोबारा शनाया ने कोई गलत कदम उठा लिया तो हमारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मंजीत बोला, और इन सब के लिए मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अभिजीत ने जवाब दिया, क्योंकि फिलहाल इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मंजीत बोला, रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन तुम अपनी चलाना बंद करोगे तब कोई और रास्ता मिलेगा। अभिजीत बोला, आप जो भी समझे, लेकिन इस वक्त शनाया की सुरक्षा के साथ साथ उसका पूरी तरह ठीक होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप जो चाहे करें। तुम मंजीत ने गुस्से में दांत पीसे ही थे कि तभी शनाया की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, मैं अभिजीत के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों ही आश्चर्य से पलटे तो शनाया दरवाजे के पास खड़ी थी। दोनों उसे देखते ही उठ खड़े हुए और मंजीत बोला, शनाया बात को समझो। शनाया बोली, नहीं मंजीत, बात को तुम समझो, तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आना चाहती। तुम बीच में नहीं आ रही हो शनाया। मंजीत उसे प्यार से समझाने लगा, लेकिन वो दृढ़ता से बोली, इस वक्त अगर खतरा मुझ पर है तो उसे मुझ पर ही रहने दो। एक बार सब ठीक हो गया तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी। पर शनाया, इस अभिजीत पर भरोसा? मंजीत बोलते हुए रुक गया तो शनाया अभिजीत को एक टक देखते हुए बोली, बहुत समय के बाद किसी पर भरोसा कर पाई हूँ मंजीत। मंजीत बोला, और अगर भरोसा टूटा तो? शनाया बोली, दो ही चीजें मुमकिन है, या तो ये भरोसा मुझे दोबारा सब पर भरोसा करने के काबिल बना देगा या फिर हमेशा के लिए फिर से भरोसे से विश्वास उठा देगा। शनाया ने अभिजीत को देखकर कहा तो अभिजीत भी उसे गौर से देखने लगा। अच्छी तरह सोच लो शनाया। मंजीत ने उसे समझाया तो शनाया बोली, अब सोचने समझने के लिए समय नहीं है मंजीत, एक मौका तो अभिजीत को भी देना बनता है। इतना भरोसा क्यों है तुम्हें उस पर, जबकि उसके बॉस ने क्या किया जानती हो ना तुम? मंजीत झल्लाया तो शनाया अभिजीत को देखते हुए बोली, एक अरसे के बाद किसी ने मेरे तन से कपड़े उतारने की कोशिश नहीं की, बल्कि कपड़ों से तन ढका है। बस समझ लो उसी का विश्वास है ये। अभिजीत उसे देखता रह गया। शायद शनाया का दर्द उसे महसूस हो रहा था और उसके अंदर भी कुछ तो पिघला, लेकिन ऊपर से सख्त खोल अब भी कायम थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी,
लेकिन मैं मिलने आता रहूंगा और यही मेरी कंडीशन है तुम्हें इसके साथ भेजने की। मनजीत ने उस पर अपना हक जताते हुए कहा तो शनाया मुस्कुरा दी और अभिजीत बोल पड़ा, आपको शनाया की हर पल की जानकारी रहेगी, निश्चित रहिए। शनाया को प्यार से गले लगाकर मनजीत ने उसे विदा किया और शनाया का हुलिया हल्के से बदलते हुए अभिजीत उसे अपने साथ ले गया। इधर जयपुर में सगाई से अगले दिन सिया बेसब्री से एक बिल्डिंग के बाहर टहल रही थी। उतने में उसका फोन बजा जिस पर फिर से अभिजीत कॉलिंग लिखा था। उसने बिना समय गंवाए फोन उठाकर कान से सटाया और बोली, हाँ अभिजीत बोलो। सामने से अभिजीत ने कुछ बोला तो वो बोली, इधर फ्रंट वाले गेट पर ही, और बोलते हुए उसने फोन काट दिया। कुछ ही देर में सामने से उसे अभिजीत आते हुए दिखा। उसके साथ में एक लड़की जो बिल्कुल दुबली पतली सी दिखाई दे रही थी। उसने सिर पर दुपट्टा डाला हुआ था जिसमें से उसका सामने का चेहरा हल्का सा झांक रहा था। चाल में दुर्बलता बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी और हाथ बैग पर इतने ज्यादा कसे हुए थे मानो सारी घबराहट उसे पकड़कर दूर करना चाह रही हो। अभिजीत सिया के पास आया तो सिया बोली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इन्हें यहाँ लाने में? नहीं, प्राइवेट गाड़ी थी तो अभी तक तो अच्छे से सब हैंडल हो गया और किसी की नजर भी नहीं पड़ी। अभिजीत ने इधर उधर देखते हुए कहा, जैसे सब तरफ पड़ताल कर रहा हो। शनाया डरी सहमी से सब तरफ देख रही थी। सिया उसे गौर से देख रही थी। लगी नहीं रहा था कि वो कभी एक सफल मॉडल हुआ करती थी। इतनी कमजोर और आत्मविश्वास तो जैसे जरा भी नहीं था। अब क्या? अभिजीत ने सिया से पूछा तो सिया की तंद्रा भंग हुई और वो बोली, मेरे साथ आओ। सिया आगे बढ़ी और उसके पीछे ही अभिजीत, लेकिन शनाया ने आगे बढ़ने के बजाय कसकर अभिजीत की बाह पकड़ ली। अभिजीत ने चौंक कर उसे देखा तो उसकी आंखों में भय ही भय दिखाई दे रहा था। अभिजीत ने प्यार से पूछा, भरोसा किया है ना मुझ पर? शनाया ने उसे देखा और उसकी आंखों में देखते हुए जाने कौन सा मोह चला कि उसकी गर्दन स्वतः ही हाँ में हिल गई। बस फिर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बोलते हुए अभिजीत मुस्कुराए और आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन शनाया ने अब तक उसकी बाह नहीं छोड़ी थी। ये देखकर अभिजीत ने इस बार उसका हाथ अपनी बाह से छुड़ाया तो शनाया की घबराहट बढ़ने लगी और हाथ कांपने लगे। लेकिन कुछ ही पलों के बाद अभिजीत ने उसका हाथ अपनी हथेली में कस लिया। शनाया ने उसे आश्चर्य से देखा तो अभिजीत बोला, मैं हूं, फिक्र मत करो। अभिजीत ने महसूस किया कि उसके हाथ की गर्माहट पाकर शनाया के हाथ की कंपन बहुत कम हो गई थी और वो एकटक उसे देख रही थी। ठीक हो? अभिजीत ने पूछा तो शनाया ने भी धीरे से सिर हिला दिया और वो अभिजीत के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चल दी जिसके बाहर बोर्ड था, सुनंदा रिहैब सेंटर। सामने खड़ी सिया जो उनके अब तक ना आने पर पीछे मुड़कर देख रही थी, वह अभिजीत और शनाया को गौर से तब तक देखती रही जब तक शनाया को अभिजीत ने अंदर आने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर लिया और दोनों के हाथ एक दूसरे में कसे देखकर जाने क्यों वो सोच में पड़ गई। लेकिन अगले ही पल वो उनके आते ही मुड़कर आगे बढ़ गई। शनाया की नजर रास्ते भर भी हर तरफ घूम रही थी। हाथों में अभिजीत के हाथ की गर्माहट उसे उस अनजान जगह पर चलते रहने की हिम्मत दे रही थी। अंततः इस छोटे सफर की मंजिल आ गई और सिया उन्हें एक कैबिन में ले आई। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला सफेद कोट पहने बैठी थी। उनके चेहरे पर सौम्य सी मुस्कान थी। सिया ने एक तरफ बैठते हुए कहा, मैम यही है वो लोग जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। वह महिला मुस्कुराई जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि शनाया ही पेशेंट है। उनका सालों का अनुभव और तजुर्बा व्यक्ति को देखते ही उसकी मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए परिपक्व था। वो मुस्कुराकर बोली, बैठिए। अभिजीत ने शनाया की ओर देखा तो न शनाया ने अभिजीत का हाथ छोड़ा और न ही एक इंच भी वो आगे बढ़ी। ये देखकर वो महिला अभिजीत को देखते हुए बोली, पहले आप बैठिए, वो अपने आप ही सहज हो जाएगी। अभिजीत ने सिर हिलाया और फिर उसने शनाया से अपना हाथ छुड़ाकर एक कुर्सी पीछे खींची और उस पर बैठ गया। शनाया ने एक पल अभिजीत को हैरानी से देखा और फिर उसने भी एक कुर्सी खींचकर पीछे की। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। शनाया के बैठते ही उन्होंने पूछा, आप कुछ लेंगी? शनाया ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। शनाया उनके कैबिन में भी इधर उधर देखते हुए सब तरफ अपना ध्यान लगा रही थी। मिस्टर शनाया,
जैसे ही उन्होंने आवाज दी, शनाया सीधे होकर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। यही नाम है ना आपका? महिला ने पूछा तो शनाया ने धीरे से हामी में सिर हिलाया। क्या आप अपनी सहमति से यहाँ आई हैं? उन्होंने पूछा तो शनाया बिना कुछ बोले ही उन्हें देखने लगी। वह कुछ देर शनाया की ओर से जवाब की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन जवाब ना पाकर वो बोली, क्या ये आपको जबरदस्ती यहाँ लाए हैं? उन्होंने अभिजीत की ओर इशारा करते हुए पूछा तो शनाया झटके से बोली, जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं की। तो इसका मतलब आप खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं, है ना? उन्होंने इतने प्रेम से पूछा कि इस बार शनाया का अंदर ही अंदर बसा हुआ डर कहीं खोने लगा और वो धीमे से सिर हिलाने लगी। वो शनाया से बोली, किस तरह की नशे की आदत है आपको? शनाया ने आश्चर्य से पूछा, जी, किस तरह के नशे की तलब उठती है? उन्होंने फिर से अपना सवाल दोहराया, लेकिन फिर भी अपने लहजे को सौम्य ही रखा, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसकी कमजोर मानसिक स्थिति भी समझ रही थी। जी जी, अल्कोहल। शनाया ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया। कितना वक्त हुआ? याद नहीं, शायद 2 साल। उन्होंने सिर हिलाया। कहाँ की रहने वाली हो? उन्होंने पूछा तो शनाया खामोश हो गई। नहीं बताना, उन्होंने प्यार से पूछा तो शनाया की आंखें भर आई और उसने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। शनाया, तुम बता दोगी तो हर चीज में उन्हें तुम्हारी मदद करने का मौका मिलेगा। अभिजीत ने उसे समझाया, लेकिन वो खामोश बैठी रही। अभिजीत कुछ और बोलता उससे पहले ही उन्होंने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, कोई बात नहीं, ये फॉर्म है, इसे फिल कर दीजिए। सिर्फ बेसिक जानकारी है फॉर्मेलिटी के लिए। उन्होंने कहा तो अभिजीत ने गर्दन हिला दी। आप लोग बैठिए, जब तक मैं एक राउंड लेकर आती हूँ, वो डॉक्टर बोलते हुए उठ खड़ी हुई। सिया ने भी उन्हें धन्यवाद देने के लिए उठना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे शनाया के पास ही बैठने का इशारा किया। सिया ने उनके जाते ही शनाया से कहा, तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा, पर शनाया पर कोई असर नहीं हुआ। अभिजीत ने उसे कुछ बोलते ना पाकर चुपचाप फॉर्म भरना शुरू कर दिया। बेसिक जानकारी तो उसे शनाया के बारे में थी ही, और कुछ अभी उस डॉक्टर साहिबा के द्वारा पूछ ली गई थी। कुछ एक दो चीजें और भी थी जो उसे ना तो समझ आ रही थी और ना ही पहले से मालूम थी। लेकिन शनाया को खोया देखकर उसने सिया की ओर देखा तो उसने उसे छोड़ देने के लिए कहा। अभिजीत ने आश्वस्त होकर कुछ चीजें फॉर्म में बिना भरे ही छोड़ दी और कॉन्टेक्ट पर्सन फैमिली में कुछ सोचकर अपना नाम भर दिया। उसके जहन में पहला ख्याल ही मंजीत का आया था, लेकिन फिर जाने क्यों उसने उसका नाम लिखते लिखते खुद को रोक लिया और एक गहरी सांस लेकर खुद का नाम और नंबर लिख दिया। पूरा फॉर्म भरने के बाद उसने उसे सिया को दिया तो सिया ने भी उस पर सरसरी निगाह डाली और फैमिली में अभिजीत का नाम देखकर एक अर्थपूर्ण दृष्टि उस पर डाली, जिसे अभिजीत ने ज्यादा ध्यान न देते हुए अनदेखा कर दिया। उसका पूरा ध्यान फिलहाल शनाया पर था, जो यहाँ बिल्कुल सहज नहीं थी। कुछ सोचकर सिया फॉर्म अपने पास रखते हुए बोली, शनाया। शनाया ने चौंकते हुए उसे देखा तो वो बोली, हमारा परिचय अब तक नहीं हुआ है ना? मेरा नाम सिया है और मैं अभिजीत की दोस्त हूँ। शनाया ने उसकी बात सुनकर अभिजीत की ओर देखा तो अभिजीत ने भी मजबूरी में सिर हिला दिया। हालांकि सिया और वो दोस्त तो इस जन्म में बन पाना मुश्किल थे, लेकिन फिर भी शनाया के मौन प्रश्न का फिलहाल यही उत्तर उसके पास था। तुम जयपुर पहली बार आई हो? सिया ने उससे पूछा तो शनाया एक बार फिर से खामोश हो गई। सिया उसे कुछ पल शांति से देखती रही और फिर मुस्कुराकर बोली, टीवी पर तुम्हारा इंटरव्यू देखकर तो लगा था कि तुम चुप बैठना पसंद नहीं करती। इस बार शनाया ने उसे नजर उठाकर गौर से देखा तो सिया बोली, संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ बयान देने वाली लड़की तो ये लगती ही नहीं अभिजीत। अभिजीत ने शनाया की ओर देखा, लेकिन शनाया सिया को ही देख रही थी और आखिरकार वो बोल उठी, मेरे बोलने के लिए या तो दोस्त होते हैं या फिर मजबूरी। अभिजीत और सिया गौर से उसे देखने लगे। इतनी देर के बाद अब जाकर वो कुछ बोली थी। तो अभिजीत से बोलना दोस्ती है या मजबूरी? सिया एकदम सहजता से उससे मजाक करने लगी। वो उसे सामान्य रखने की पूरी कोशिश करने लगी। शनाया ने अभिजीत की ओर देखा फिर बोली, नहीं जानती। अभिजीत भी उसके जवाब पर एकटक उसे ही देख रहा था। मौन संवाद दोनों में स्थापित हो चुका था। अभिजीत भी उसकी मनोदशा समझ रहा था। दोस्ती का भरोसा उसने भले ही उसे दिया हो,
लेकिन पूर्ण रूप से उसके दोस्तों की सूची में जगह वो बनाने में अभी तक सफल नहीं हो सका था। शुरू में एक मजबूरी थी और फिर बोलते हुए शनाया रुक गई, लेकिन सिया ने उसे आगे बोलने के लिए प्रेरित किया। फिर फिर से एक मजबूरी समझ लीजिए। शनाया इस बार व्यंग से मुस्कुराई। कैसी मजबूरी? सिया ने पूछा तो वो बोली, आगे जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है और पीछे लौटने के लिए कोई घर नहीं। यहाँ भी तो आने के लिए आपने कदम आगे बढ़ाए हैं ना? सिया ने पूछा तो शनाया मुस्कुराकर बोली, क्योंकि वहां रहते हुए जिन्होंने मेरी मदद की है उनके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने भले ही नाम का जिक्र ना किया हो, लेकिन अभिजीत जान चुका था कि सिर्फ मंजीत ही इकलौती वजह नहीं था उसके दूर जाने की। उस वजह में वो भी अहम मुकाम रखता था, जिसके लिए शनाया बिना कोई सवाल पूछे उसके साथ यहाँ तक चली आई थी। शनाया ने भी अभिजीत की ओर देखा तो अभिजीत को जाने क्यों बहुत कुछ महसूस होने लगा, जो पहले उसे जानने के बाद भी नहीं हुआ था। कुछ तो बदल चुका था इस कवरेज के दौरान, लेकिन क्या? शायद इसका एहसास होना दोनों के लिए बाकी था। सिया ने दोनों को खुद में उलझा पाकर कहा, जो भी हो, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। अभिजीत और शनाया दोनों ने उसकी आवाज से उसकी ओर ध्यान दिया तो सिया मुस्कुराकर बोली, अब अभिजीत का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मेरी तो हो पटेगी, क्योंकि ये जयपुर है, दिल वालों का शहर। उसके बोलते ही एक बार फिर से शनाया के चेहरे पर उदासी छा गई। सिया अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, यहाँ का एक चक्कर घूमना चाहोगी शनाया? शनाया ने उसे हैरानी से देखा तो वो बोली, क्या पता मजबूरी से ज्यादा तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो। आखिर हर चीज जिंदगी में सिर्फ मजबूरी के लिए तो नहीं की जाती ना। सिया की बात सुनकर शनाया निशब्द हो गई। वहीं अभिजीत सिया को देखकर हैरान रह गया। सिया जितनी सहजता से शनाया से खुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो निश्चित होता जा रहा था कि उसके जाने के बाद भी सिया शनाया को अच्छे से संभाल लेगी। कुछ देर के बाद शनाया और अभिजीत सिया के साथ उस जगह को देखने निकल पड़े। एक बड़े से कैंपस में बना हुआ रिहैब सेंटर था। वातावरण भी एकदम प्राकृतिक था, शायद इसलिए कि किसी भी तरह की लत छुड़वाने के लिए प्रकृति का सानिध्य भी मन को गहरी शांति प्रदान करता है। कई तरह की थेरेपी के लिए कमरे तो कुछ खुले में भी किए जा रहे थे। उसके जैसे ही आम से लोग थे जो किसी न किसी लत से ग्रस्त थे, वो सभी यहाँ मौजूद थे। अधिकांश लोग खुश दिखाई दे रहे थे, जो स्टाफ और नर्स के साथ बड़े अच्छे से बात करते या फिर आपस में भी हंसी खुशी संवाद साधते दिखाई पड़ रहे थे। दवाइयों और उपचारों के साथ इन थेरेपीज में भी उनको काफी लाभ मिल रहा था। माहौल खुशनुमा देखकर शनाया को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वहीं अभिजीत को सुकून। कम से कम इस जगह शनाया को अपने पुराने घर का वीरानीपन नहीं महसूस होगा। सब तरफ घूमकर शनाया को भी एक रूम दे दिया गया था। उस रूम में उसके अलावा भी 3 लोग थे। अभिजीत ने पूरा इत्मीनान करने के बाद शनाया को वहां छोड़ा। न उसे रोकने का कोई हक था उसके पास और ना ही कुछ कह सकती थी। उसने जितना किया बस वही उसके लिए काफी था। लेकिन वास्तव में अंदर ही अंदर अकेलेपन का भय अब उसे सताने लगा था। पिछले कुछ वर्षों से अकेले रहने की आदत सी हो चुकी थी, लेकिन अभिजीत ने कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में हलचल मचा दी थी। उसकी जिंदगी का अकेलापन चाहे जिस भी तरह से हो, कहीं ना कहीं वो भरने लगा था। ऐसे में उसका दूर जाना उसे बहुत खल रहा था। अभिजीत भी उसे देख रहा था। लब भले ही खामोश हो, लेकिन उसकी आंखों से झलकती बेचैनी वह खूब समझ रहा था। उसने शनाया का हाथ थामा और बोला, तुम अकेली नहीं हो। सिया रहेगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और मैं भी आता रहूंगा बीच बीच में तुमसे मिलने। सच में आओगे? शनाया ने जैसे एक आस से पूछा तो जाने क्यों अभिजीत को उसके लिए बहुत बुरा महसूस होने लगा। बिल्कुल आऊंगा, लेकिन तब जब तुम पूरी कोशिश करोगी यहाँ रहकर अपनी पुरानी कमजोरी छोड़कर एक अच्छा जीवन बिताने की। अभिजीत ने उसे हिम्मत दी। इसके बाद जिंदगी बची ही कहाँ है अभिजीत, जो अच्छा या बुरा होगी। शनाया हताश थी, जैसे उसका मकसद पूरा हो चुका था। बहुत कुछ है और यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी को कैसे जीना चाहती हो। शनाया एकटक उसे देखती रही तो अभिजीत बोला, फिलहाल इससे ज्यादा सेफ जगह मेरे पास नहीं थी तुम्हें रखने के लिए।
लेकिन देखा जाए तो तुम अपनी जिंदगी के अंधेरों से लड़कर बाहर आने की हिम्मत भी इसी जगह से पा सकती हो। करोगी ना कोशिश? शनाया ने धीरे से हामी में गर्दन हिला दी तो अभिजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल शनाया बोल पड़ी, अब तो आओगे ना मिलने? अभिजीत कुछ पल उसे मौन साधे देखता रहा। फिर जाने क्यों उसका मासूम चेहरा देखकर उसने उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोला, वादा कोई अपना है नहीं ना, इसलिए अच्छा लगेगा अगर तुम मिलने आओगी। शनाया के कहते ही अभिजीत ने उसके लिए अंदर से बुरा महसूस किया और एक बार में ही उसे अपने सीने से लगा लिया। शनाया को इसकी खासी जरूरत थी, लेकिन अभिजीत ने किन भावनाओं में बहकर ये कदम उठाया वो खुद नहीं समझ पाया। जब शनाया उससे लिपट गई तो उसे महसूस हुआ कि ये पहला स्त्री स्पर्श है उसके जीवन का। आज तक सलोनी भी उसके इतने करीब नहीं आई थी, लेकिन फिर भी अभिजीत को जाने क्यों बुरा नहीं लग रहा था। शनाया जब पूरी तरह से संभल गई तब उससे अलग हुई। अभिजीत ने भी उसे पूरी तरह संभलने दिया और फिर उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने खुद की बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने का मौका दिया जो उसे अब तक नहीं मिला था। सिया उसके सामने आकर बोली, ठीक हो? अभिजीत ने उसे देखा तो सीधे खड़े होते हुए बोला, मुझे क्या हुआ है? तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ? सिया ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए पूछा तो अभिजीत की आंखें सिकुड़ गई और वो बोला, क्या मतलब? बोलते हुए सिया दो पल रुकी और फिर मुस्कुराकर बोली, जाने दो फिर कभी। तुम अपने दिमाग का इलाज कब करवाओगी? अभिजीत ने उससे पूछा तो सिया बोली, जब तुम अपनी अकड़ छोड़ दोगे। दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर सिर हिला दिया। अभिजीत ने सिया को एक बैग देते हुए कहा, ये उसे दे देना। क्या है इसमें? सिया ने पूछा तो अभिजीत उसे घूरने लगा। अरे ऐसे बाहर से कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए पूछना मेरी जिम्मेदारी है। सिया ने उसे घूरते पाकर पूछा तो अभिजीत इधर उधर देखते हुए बोला, कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है उसके लिए। सिया ने एक नजर बैग में डाली और फिर अभिजीत को देखकर मुस्कुरा दी। अभिजीत उसकी मुस्कान से खींचता हुआ बोला, अब क्या? कुछ नहीं। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। तो ऐसे क्यों देख रही हो? अभिजीत ने चिढ़ते हुए पूछा तो सिया मुस्कुराकर उसके थोड़ा पास आकर बोली, आराम से जाओ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी उसका। उसकी बात सुनकर अभिजीत हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, मैंने ये नहीं कहा, जुबान से नहीं कहा ना, लेकिन तुम्हारी बेचैनी यही कह रही है। सिया की मुस्कान और भी बढ़ गई। तुम सच में येड़ी हो? अभिजीत ने कहा तो सिया खुलकर हंस पड़ी और अभिजीत से और रुका नहीं गया। वो तेजी से रिहैब सेंटर से बाहर निकल गया। शनाया को रूम में व्यवस्थित करके सिया भी पहले क्लिनिक और शाम को घर गई। आज का दिन उसके लिए बड़ा थका देने वाला था। घर के बाहर स्कूटी लगाते हुए उसने देखा कि घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी तो उसने कभी अपने घर के बाहर नहीं देखी थी। कौन आया है? खुद में बड़बड़ाते हुए वो जैसे ही घर के अंदर गई तो कुछ मेहमानों की आवाजें मिलजुल कर आ रही थी। 3 लोग पीठ के उसकी ओर बैठे थे, जबकि सामने उसके मम्मी पापा बड़ी सी मुस्कान के साथ उनसे बातचीत में मगन थे। अरे सिया आ गई। सिया की मम्मी बड़ी खुशी से दौड़कर उसके पास आई और उसे पकड़ कर लाते हुए बोली, कितनी देर कर दी आज? ये कौन लोग हैं माँ? सिया फुसफुसाई तो उसकी माँ बोली, तू चल तो सही, सब समझ आ जाएगा। और वो उसका हाथ पकड़कर जैसे ही सबके बीच लाई, सिया के होश उड़ गए। सामने के सोफे पर यशवंत जी, कुड़ी हुई रमा जी और बड़ी सी मुस्कान के साथ वेदांत बैठा हुआ था। उसने वेदांत की मुस्कान जब और बड़ी होती देखी तो उसे शक होने लगा और जब उसने पीछे की ओर नजर घुमाई तो टेबल पर ढेर सारे फलों की टोकरी, कुछ कपड़े और मिठाइयां रखे हुए थे। सिया ने चौंक कर वेदांत की ओर देखा, जिसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। सिया का पूरा मुंह खुला का खुला रह गया और उसे बुरी तरह चक्कर आने लगे। जाने एक ही दिन में उसकी जिंदगी में कितने भूचाल आने बाकी थे। आगे क्या होगा? क्या सिया और विराट को जोर का झटका लगने वाला है? क्या सिया का भेद खुल जाएगा? क्या अभिजीत की वजह से विराट पर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या अभिजीत के सामने विराट और अपना सच आने वाला है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।